योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंच चुके हैं, सीधे आपको वहीं लिए चलते हैं। विचारों की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है। वह ताकत समाज को जोड़ने की अपने एक सामर्थ्य रखती है और वह ताकत ही है जो आज इस विचार गोष्ठी के साथ, अंतर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठी के साथ हम सबको जोड़ रही है। भारतीय मनीषा ने तो सदैव से इन पंच महाभूतों को, जिन्हें पंच तत्व के रूप में हम सब जानते हैं, हमारा दर्शन ने इसको उस रूप में पहचाना है। हमने तो उसको सदैव में दिया। अथर्ववेद में तो माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या का एक संदेश हम सबको दिया है। ये धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं। और धरती अगर हमारी माता है तो क्या कोई पुत्र अपनी मां की सेहत के साथ खिलवाड़ करता है क्या? एक प्रश्न हम सबके सामने। आज धरती माता सचमुच करा रही है। आप देख रहे होंगे, मुझे इस कार्यक्रम में आने में लेट हुआ है। मुझे 2 बजे आना था, मैं 3:30 बजे पहुंचा हूं। कारण है पूरा कोहरे की चादर बिछी हुई। गर्मी आएगी तो एक्सट्रीम आएगी, सर्दी आएगी तो इतनी जाएगी कि वास्तव में एक सामान्य जनजीवन, जीव सृष्टि के अस्तित्व के ऊपर खतरा दिखाई देता है। जब बरसात आनी तब बरसात नहीं आई। अक्टूबर में अतिवृष्टि हुई थी। ये सब क्या दिखाता है? क्लाइमेट चेंज। जो हम खिलवाड़ कर रहे हैं विकास, भौतिक विकास के नाम पर, उसका दुष्परिणाम क्लाइमेट चेंज के रूप में हम सबके सामने भी देखने को मिला है। और भारतीय मनीषा ने हमेशा से इस बात को महत्व दिया था कि नहीं, हमें केवल मनुष्य के लिए नहीं, इस चराचर जगत के लिए कार्य करना है। हर आश्रम में पर्याप्त मात्रा में वनस्पतियां लगाई जाती थी, औषधीय वृक्ष होते थे, वनस्पतियां होती थी। नियमित रूप से पंचमहाभूतों के लिए वहां पर उस प्रकार की यज्ञ, हवन, याग आदि के कार्यक्रम संपन्न होते थे। कहीं भी जल को शुद्ध नहीं करना है। धरती माता के प्रति भी वही अनुराग था। हवा प्रदूषित न होने पाए, इसके लिए भी अलग अलग प्रकार के उपक्रम थे। और तभी तो हमारा ऋषि कह पड़ा था कि धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं, और पुत्र के रूप में क्या हमने अपने उन दायित्वों का निर्वहन किया? अपने स्वयं के विकास के लिए, अपनी स्वयं की समृद्धि के लिए क्या कुछ नहीं किया हमने? तमाम जहर धरती माता के साथ मिला रहे हैं। धरती जहरीली हो रही है। कोई भी चीज ऐसी है जो आज जहर से मुक्त हो, और परिणाम क्या है? जवान में, एक जवानी में ही उसकी किडनी फेल हो रही है, लीवर खराब हो रहे हैं, हार्ट की बीमारी हो रही है, शुगर। कल इससे जुड़े हुए विशेषज्ञों के साथ में बैठा हुआ था। भारत में लगभग 10% लोग इसकी मधुमेह की चपेट में आ चुके हैं, और विशेषज्ञों की राय है कि कुछ वर्षों के अंदर 30% तक पहुंचने का खतरा है। क्या होगा? और मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि G20 का नेतृत्व जब भारत कर रहा है, उस समय हम इन पंच महाभूतों के बारे में सोचें और कैसे उसकी शुद्धि के लिए जनजीवन के स्तर पर, आम नागरिक के स्तर पर, विभिन्न संस्थाओं और संगठनों के स्तर पर कैसे हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। यहां पर कल कृषि मंत्री जी ने भी अपनी बात को कहा होगा, या अगले सत्रों में वे आपके साथ में रहकर इन सभी मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। आपके सामने कुछ उदाहरण जरूर दूंगा। प्रयास करने से क्या नहीं हो सकता है। नमामि गंगे इसका एक उदाहरण है। टिप्पणियां तमाम हो सकती है,
लेकिन नमामि गंगे के पूर्व और नमामि गंगे के बाद के परिणाम आपके सामने हैं। और हमने तो इस चीज को महसूस किया है काशी में भी और प्रयागराज में भी। गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक गंगा जी ने लगभग 2500 किलोमीटर की यात्रा तय करती है और इसमें से 1025 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के अंदर यात्रा तय होती है मां गंगा की। दो 2015-16 के बाद जब नमामि गंगे की परियोजना प्रारंभ होती है, उससे पहले क्या स्थिति थी? प्रयागराज में 2013 में कुंभ का आयोजन हुआ था। मॉरिशस के माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे। वहां की गंदगी और मां गंगा की स्थिति को देख करके उन्होंने दूर से ही प्रणाम किया, स्नान करने की हिम्मत नहीं कर पाए। 2019 में कुंभ हुआ था और प्रवासी भारतीय दिवस में इसी काशी की धरती पे प्रेम हुआ था और मैंने उनसे अनुरोध किया था। मैंने कहा यहां आए हैं तो प्रयागराज कुंभ में भी आ जाइए। अब वे कैसे मना करते, मैं अनुरोध कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा योगी जी आया तो हूं, प्रयास करता हूं, मेरे साथ एक बहुत बड़ा डेलीगेशन है। मैंने कहा जो उनकी व्यवस्था करवा देते हैं। हम लोगों ने व्यवस्था कराई। 400 लोगों का डेलीगेशन प्रयागराज में गया। उन्होंने 6 वर्ष के अंदर बदली हुई स्थितियों को देख करके प्रधानमंत्री जी और उनका परिवार, मॉरिशस के प्रधानमंत्री जी, उनका परिवार और 400 लोग जो मॉरिशस से आए थे, कोई अपने को रोक नहीं पाया। सबने संगम में डुबकी लगाई। ये बदली हुई तस्वीर थी। 2017 के पहले काशी में हम लोग पहले भी आते थे। नमामि गंगे परियोजना के लागू होने के पहले भी आते थे। मैं 2 वर्ष पहले जब यहां बाढ़ आई थी तब भी मैं आया था। एनडीआरएफ के साथ गंगा में स्टीमर के साथ चल रहा था बाढ़ क्षेत्रों का दौरा करने के लिए। अचानक मेरे उसमें आया, मैंने प्रश्न किया एनडीआरएफ से। मैंने कहा मुझे बताइए नमामि गंगे परियोजना के लागू होने के पहले और बाद में कुछ अंतर आया कि नहीं आया? उन्होंने कहा आया है। मैंने कहा क्या अंतर है? उन्होंने कहा पहले हम प्रैक्टिस करते थे तो पूरे शरीर में लाल लाल चकत्ते पड़ जाते थे। ये दिखाता था कि गंगा का जल आचमन के बाद तो दूर स्नान करने लायक भी नहीं है। लेकिन आज जब हम स्नान करते हैं, जब हम लोग यहां प्रैक्टिस करते हैं, कोई दाग, कोई लाल चकत्ते नहीं आते। दिखाता है मां गंगा का जल अब शुद्ध है और इसको ये शुद्धता की ओर आगे बढ़ा है। दूसरा उन्होंने कहा कि गंगा की पहचान थी गांगे डॉल्फिन के कारण। आज वो दिखाई देती है, डॉल्फिन यहां दिखाई दे रही है। और फिर हम लोग जब भी उधर से निकलते हैं अब देखने को मिलता है। अकेले कानपुर में राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक प्रधानमंत्री जी ने 2019 में की थी और तब कानपुर में सीसामऊ नाले में 14 करोड़ लीटर सीवर प्रतिदिन गंगा में डाला जाता था। सबसे क्रिटिकल पॉइंट था कानपुर। आज एक भी बूंद नहीं है, एक बूंद नहीं गिरती। जाजमऊ कानपुर में एक भी जलीय जीव नहीं बचे थे। आज आप देखिए वहां मछली और जलीय जीव फिर से आपको दिखाई देंगे। ये परिवर्तन है और इन परिवर्तनों के साथ जुड़ने के लिए कृषि विभाग ने भी अपने स्तर पर एक व्यवस्था बनाई है। भारत सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर के डबल इंजन की सरकार जब कार्य करती है तो किस रूप में उसके परिणाम आते हैं कि गंगा के तटवर्ती दोनों क्षेत्र जो भी जनपद हमारे पड़ेंगे, ऐसे 27 जनपदों में हम प्राकृतिक खेती करेंगे, गौ आधारित प्राकृतिक खेती करेंगे। कोई पेस्टिसाइड नहीं, कोई केमिकल नहीं, कोई फर्टिलाइजर नहीं। और इसको प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने अपने स्तर पर भी इंसेंटिव देने प्रारंभ किए। और मैंने स्वयं इन सभी जनपदों को, उत्तर प्रदेश ने प्राकृतिक कृषि बोर्ड का गठन कर दिया है। हम इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं। सभी कृषि विज्ञान केंद्रों को इसके साथ जोड़ा है। प्राकृतिक खेती से जो उत्पाद आएगा
इस वर्ष हम लोगों ने इसको देखा कि वास्तव में केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का उपयोग करके कितना उत्पाद आएगा और गौ आधारित प्राकृतिक खेती से कितना उत्पाद आता है, इसकी तुलना करो। अब आश्चर्य करेंगे कि उत्पाद में अंतर नहीं है, लेकिन लागत में अंतर है। 1 एकड़ में 12 से लेकर 15,000 रुपए की बचत हो सकती है और 12 से 15,000 की बचत इस बात को बताती है कि किसान की लागत, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि किसान की आमदनी को दोगुना से अधिक करने के लिए हमें क्या करना है, लागत को कम करना है, उत्पादकता को बढ़ाना है। अनेक कार्यक्रम भारत सरकार ने किए हैं किसान कल्याण के, अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना से लेकर के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तक, लागत का 1.5 गुना दाम हो या फिर सॉइल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था, ये सभी उसके वो हैं। और इस समय तो प्राकृतिक खेती के लिए ही एक नेशनल मिशन तैयार हो चुका है, जिस पर प्रभावी ढंग से कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। और मैंने देखा है, मैं इस बात को मानता था कि हम सरकारी विभागों को कहेंगे, कृषि विज्ञान केंद्रों को कहेंगे, कृषि विश्वविद्यालयों को कहेंगे तो हो सकता है ये हमारे अनुरूप ही रिपोर्ट दे देंगे। और मैंने इसके लिए स्वयं गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर के कृषि फार्म में अलग से एक टीम लगाई, वहां के कर्मचारियों की टीम को ट्रेनिंग देकर के उनको लगाया। मैंने कहा मुझे बताओ कि केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड डाल करके तुम्हारा उत्पादन कितना हो रहा है, और गौ आधारित खेती करने पर जिसमें जीवामृत और घनामृत आदि का उपयोग करके तुम कितना उत्पादन कर रहे हो, इसको मुझे बताओ। एवरेज पर हेक्टेयर लगभग उतना ही आया जितना केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड डाल करके हुआ था। लेकिन प्राकृतिक खेती, जो हमने गौ आधारित प्राकृतिक खेती की थी, इसकी लागत कम आई, उत्पादन उतना ही हुआ है और प्रति एकड़ 12 से 15,000 रुपए की बचत अतिरिक्त हुई है। इसके माध्यम से दिखाता है कि धरती माता की सेहत को बचाने के लिए कृषि में या फिर बागवानी में हम लोग अगर इसका उपयोग करेंगे तो काफी बड़े पैमाने पर इन कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ा सकते हैं। और यह सबसे अच्छा समय है जब हम धरती माता के इस ऋण से उऋण होने के लिए, किसी कालखंड में भारत में खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमने केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड उस समय की आवश्यकता पड़ी होगी। लेकिन आज जब भारत दुनिया की उन 20 प्रतिष्ठित देशों का नेतृत्व कर रहा है, तब दुनिया को एक नई राह दिखाने के लिए एक दूसरा गाय को भी हमने मां माना है। तो गौ माता के प्रति अपनी सनातन आस्था को और प्रगाढ़ करने का भी एक अवसर है, जब गौ आधारित खेती को बढ़ावा देकर हम इस दिशा में अच्छा कार्य कर सकते हैं। और इस दिशा मुझे लगता है कि भारत के ग्रंथ, भारत के सभी पवित्र धार्मिक ग्रंथ इस बात की प्रेरणा हमें सदैव देते रहे हैं, सदैव उस दिशा में एक नई प्रेरणा प्रदान करते रहे हैं। हम सब इससे कुछ नया करने की दिशा में प्रयास करेंगे। यह एक दूसरा, हम लोगों ने गंगा के तटवर्ती 27 गांवों के साथ साथ पूरे बुंदेलखंड के 7 जनपदों को भी प्राकृतिक खेती के लिए चुना किया है। हम उस पर कार्य अपना आगे बढ़ा रहे हैं। हमने तय किया है इसके सर्टिफिकेशन की कार्रवाई को भी हम अलग अलग जगह लैब्स बनाएंगे। यहां वाराणसी में हमारी लैब जो इस बात को साबित कर सकेगी, इसको प्रमाणित करेगी कि यह जो बीज है या जो प्रोडक्ट है या प्राकृतिक है या ऑर्गेनिक है, वह लैब यहां काशी में लगभग तैयार होने जा रही है। इसके अलावा 8 अन्य जनपदों में सरकार अलग से अपनी लैब स्थापित कर रही है। और हम लोगों ने हर कमिश्नरी मुख्यालय में, मंडी समिति में प्राकृतिक और जैविक खेती का एक आउटलेट अलग से स्थापित कर दिया है। जहां पर उस आएगा तो उसको हम खरीदेंगे, फिर उसको मार्केटिंग देंगे। हर कृषि विज्ञान केंद्र, 89 कृषि विज्ञान केंद्र प्रदेश में है,
6 कृषि विश्वविद्यालय हैं, जिसमें 4 प्रदेश शासन के द्वारा संचालित हैं। इन सबको कहा है कि वे प्राकृतिक और जैविक प्रोडक्ट के सर्टिफिकेशन के लिए वे अपनी लैब को तैयार करें। राज्य सरकार उनको अनुदान देगी और वह फिर उसको प्रमाणित करके भेजे, जिससे हम मार्केटिंग उन सभी उत्पादों की कर सकें और बहुत अच्छा उसका उत्पाद उपलब्ध हो रहा है। और ये वास्तव में हम अपने धरती माता के ऋण से अपने को ऋण करने की दिशा में एक नया प्रयास ये होगा और इस दिशा में पंच महाभूतों की रक्षा के लिए उसको फिर से उसके वास्तविक स्वरूप में प्रदान करने के लिए ये केवल एक खेती किसानी तो उसका एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन वास्तव में इस चराचर जगत की रक्षा करने के लिए, उसके संरक्षण के लिए चलाए जाने वाले एक बृहद अभियान का ये हिस्सा होगा। और हम सब, आप सब उस परंपरा के साथ जुड़े हुए हैं। ये ऋषि परंपरा से जुड़ करके हम सबको आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। और इसमें कुछ भी प्रयास हो सकता है तो यह हमारे ऋषि ऋण से पूर्ण होने का एक माध्यम और एक हमारे पास एक रास्ता होगा। इस विश्वास के साथ इस त्रिदिवसीय संगोष्ठी के लिए मैं यहां पर आयोजकों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं हम किसी निष्कर्ष पर अवश्य निकलेंगे। शासन आपके इस पूरे अभियान को पूरा समर्थन करेगी और धरती माता की सेहत के लिए जिस भी प्रकार के कदम उठाने की आवश्यकता पड़ेगी, हम लोग पूरी मजबूती के साथ इसके साथ खड़े होंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। सुना किस तरीके से सरकार लगातार कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, इसके बारे में मुख्यमंत्री ने जानकारी दी। 89 कृषि विज्ञान केंद्र हमने बनाए, विकास के नाम पर प्रकृति से खिलवाड़ ठीक नहीं है, ये तमाम बड़ी बातें कही। इसके साथ साथ नमामि गंगे योजना का भी जिक्र मुख्यमंत्री ने किया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पहले गंगा की स्थिति क्या थी ये सब हमने देखा भी, जाना भी, आचमन करने लायक भी जल नहीं हुआ करता था, लेकिन इस योजना के तहत गंगा का जल काफी साफ हुआ है। इसके साथ साथ गौ को लेकर कई बड़ी बातें कही, प्राकृतिक खेती को किस तरीके से बढ़ाया जाए इसके बारे में भी योगी आदित्यनाथ ने कहा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।